स्वागत है आपका देवभूमि दिन भर में। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। देश पर मर मिटने के जज्बे के साथ सशस्त्र सीमा बल के 13वें बैच के प्रशिक्षु 278वां आरक्षी एसएसबी प्रशिक्षण अकादमी श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित दीक्षांत समारोह में विधिवत शपथ लेने के साथ एसएसबी का अटूट अंग बन गए हैं। केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र एसएसबी श्रीनगर में सोमवार को 13वें बैच का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मुख्यमंत्री ने एसएसबी के 278 कांस्टेबलों के परेड की सलामी ली। ये दीक्षांत समारोह एसएसबी श्रीनगर के बदरीश स्टेडियम में आयोजित किया गया। नवनियुक्त आरक्षियों में सर्वाधिक बिहार से 94, उत्तर प्रदेश से 74, मध्य प्रदेश से 44, उत्तराखंड से 24, इसके अलावा राजस्थान से 21 और कश्मीर से 20, इसके अलावा दिल्ली से जवान एक वो एसएसबी में शामिल हुए हैं। इन सभी जवानों ने 44 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के बाद सेवा की शपथ ली। मित्रों, एक सैनिक का पुत्र होने के नाते मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं आज आप सबके समक्ष इस कार्यक्रम में उपस्थित हूं। और जब भी कोई सेना, अभी मैं रतन संजय जी से बात कर रहा था, तो जब भी कोई सेना से संबंधित या हमारे अर्धसैनिक बलों से संबंधित कोई भी कार्यक्रम होता है, तो चाहे जितनी भी व्यस्तता हो, मैं अपने आप को ऐसे कार्यक्रमों में आने से रोक नहीं पाता हूं। मुझे आज इस बात की अत्यंत खुशी है कि आप सभी 278 प्रशिक्षणार्थी अधिकारी आज से इस बल की मुख्य धारा में शामिल होने गए हैं। आपकी जोशीली और बेहतरीन परेड को देखकर आज मैं कह सकता हूं कि आप सब अब केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र एसएसबी श्रीनगर गढ़वाल में सेवा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मित्रों, एक सैनिक का पुत्र होने के नाते मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं आज आप सबके समक्ष इस कार्यक्रम में उपस्थित हूं। और जब भी सीएम पुष्कर सिंह धामी लक्सर के सुल्तानपुर पहुंचे और पूर्व विधायक संजय गुप्ता के बड़े भाई के श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित भी की। सीएम धामी के साथ पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह, चैंपियन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा, विधायक प्रदीप बत्रा, मंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी भी मौजूद रहे। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में सैनिकों के हित में आगामी कैबिनेट में बड़ा फैसला लेने जा रही है। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों के परिवार वालों को सरकार बैटल कैजुअलिटी में 35 लाख और फिजिकल कैजुअलिटी में 25 लाख का आर्थिक सहयोग देगी। मंत्री गणेश जोशी के मुताबिक राज्य सरकार ने अपने किए हुए वादे को पूरा करने जा रही है। मंशा कुछ नहीं है। देखिए, शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है, क्योंकि पूर्व में कई वर्षों से 20 सालों से ये 10 लाख रुपए दिए जाते थे और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में, हमारे दृष्टि पत्र में इसका जिक्र था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आई तो हम बैटल कैजुअलिटी को 35 लाख और जो नॉर्मल ऑन ड्यूटी कैजुअलिटी को 25 लाख देंगे। कर मैं एक शहीदों के कार्यक्रम में, शहीद सम्मान समारोह में, फौजियों के कार्यक्रम में हरिद्वार में था और मुझसे जब उस बात का उल्लेख वहाँ के लोगों ने याद दिलाई तो हमने कहा बिल्कुल इसे लागू करेंगे। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने इसको सहर्ष स्वीकारा है और शीघ्र ही इसको कैबिनेट में लाकर हम इसको लागू करेंगे। हिमालय पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा की 103वीं जयंती के मौके पर सीएम धामी ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राजधानी देहरादून के घंटाघर स्थित एमडीडीए कॉम्प्लेक्स में सभी नेतागण पहुंचे और इस खास मौके पर मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों और नेताओं ने पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। बताते चलें कि अविभाजित उत्तर प्रदेश में छात्र राजनीति करते हुए हेमवती नंदन बहुगुणा ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम हासिल किया है, रोशन किया है। प्रशासनिक क्षमता के मामले में वो निडर होकर फैसले लेते थे। वहीं इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज हमें उनसे सीख लेने की जरूरत है।
ये हिमालय पुत्र थे और हिमालय जैसे उनके इरादे थे। उनको उनकी जयंती पर सत नमन करते हैं। और निश्चित रूप से जो राजनीतिक क्षेत्रों में जिस प्रकार से प्रशासनिक हो या विकास के मामले हो, उन्होंने एक जो अलग प्रकार का जो काम किया था वो आज के समय में हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा के कारण भी हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। उस मार्ग का हम लोग अनुकरण करेंगे और उसी मार्ग पर आगे। जब हम बहुगुणा जी को श्रद्धांजलि देते हैं तो हम उत्तराखंड के लोग अपना आभार व्यक्त करते हैं, देश के लोग भी आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की अलग से पहचान बनाने वाले नेता थे। हमारे दोनों डिवीज़न गढ़वाल कुमाऊं दोनों विश्वविद्यालय, अलग से मंत्रालय, पर्वतीय विकास मंत्रालय बनाना, तो यहाँ पे और जिसमें इंदिरा गांधी संघर्ष किया, इमरजेंसी में पार्टी का विभाजन किया, लोकतंत्र की रक्षा की, और इस क्षेत्र की जनता ने जिस तरह से उनका साथ दिया, हम लोग सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और राज्य बना है जो हमारे आंदोलनकारी उनके सपने पूरे हों। बहुगुणा के चरणों में रहकर ही राजनीति में आने का अवसर मिला था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति से जब मैंने शुरुआत की तो स्वर्गीय बहुगुणा जी के ही हम लोग उनके श्री चरणों में रहकर राजनीति की शुरुआत की थी। और उनके अंदर जो विलक्षण प्रतिमाएं थी, युवाओं के प्रति एक उनका अपार स्नेह, दूसरा प्रशासनिक क्षमता उनकी और संगठन चलाने की क्षमता, ये अपने आप में एक विलक्षण थी। और बहुगुणा जी का सबसे बड़ा ये था कि बहुगुणा जी ने जब भी बहुत स्वाभिमानी व्यक्तित्व था और उन्होंने जब भी पार्टियां छोड़ी और सत्ता पक्ष को छोड़ा। बहुगुणा जी पर कई बार आरोप लगता था दल बदल का, लेकिन बहुगुणा जी ने कभी सत्ता ज्वाइन नहीं की। बहुगुणा जी हमेशा सत्ता छोड़ कर गए और सत्ता के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा 28 अप्रैल से गढ़वाल मंडल भ्रमण पर जा रहे हैं, जहां पर वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। साथ ही चंपावत उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि वो मजबूती से लड़ने को तैयार हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा से खास बात की हमारे संवाददाता संदीप नेगी ने। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हमारे साथ हैं और गढ़वाल भ्रमण का कार्यक्रम है। सर, चुनाव गढ़वाल भ्रमण का दौरा है, आप दूसरे रहेंगे कार्यकर्ताओं की किसी मजबूती के लिए काम करेंगे? पहले से चुनाव का कोई दौरा नहीं है, केवल अपनी माँ से मिलने अपने दिया जला मेरा पहला दौरा जो है वो गढ़वाल मंडल से ही माना जाना चाहिए। और मैं 28 तारीख से इसको कर रहा हूँ, 9 तारीख को इसका समापन है और 28 तारीख से 9 तारीख तक लगातार मैं कार्यकर्ताओं के बीच में रहूँगा। अलग अलग जगह हमारी प्रत्येक दिन 2 से 3 बैठक के कार्यकर्ताओं के साथ और उनसे सीखना चाहता हूँ, लेना चाहता हूँ कि क्या दिक्कतें उनको आती हैं, क्या नई परेशानियाँ वो देख रहे हैं और किस तरीके से हम सुरक्षित महसूस करते हैं। अभी तक देखने में आया था कि जो सिर्फ ऊपर से नीचे को ऑर्डर करते थे, मैं चाहता हूँ कि नीचे से पता चले जमीनी हकीकत खबर क्या है, अलग अलग जगहों की अलग अलग दिक्कत है, तो उन सब चीज़ों को मैं समझना चाहता हूँ ताकि कांग्रेस बेहतर ढंग से आगे काम कर सके। संगठन का विस्तार कह सकते हैं कि जो प्राथमिकता संगठन विस्तार की हुई विस्तार की भूमिका भी इसी में है, क्योंकि जब नीचे कार्यकर्ताओं में राय मशवरा होगा उसी के हिसाब से संगठन बनाएंगे। चंपावत चुनाव को लेकर क्या क्या कहेंगे, कब तक जो प्रत्याशी का नाम फाइनल हो जाएगा, उसके लिए आपकी बैठक में हुई है? आज एक बैठक हमारी बुलाएगी जो सीनियर, उस बैठक में भी दूसरे और आने वाले समय में जल्दी हम भी जल्दी करेंगे और सोच समझ के करेंगे। क्या लगता है कांग्रेस के अंदर सब कुछ दिखा के क्योंकि आज के बात फाइनल कर दी कि ऐसा कुछ नहीं है और प्रकार की कवरेज चल रही है, उन पर विराम लग गया है? देखिए, प्रीतम सिंह जी ने क्यों विराम नहीं लगाया, उन्होंने फोटोज के खिलाफ एफआईआर करने की बात की है और मानहानि का दावा भी वो कर रहे हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं चुनाव से पहले से लेकर और चुनाव के दौरान भी और आज भी लगातार कुछ पोर्टल कांग्रेस की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी या किसी अन्य पार्टी से वो लोग पेड हैं और वो जानबूझ के कुछ ना कुछ ऐसी खबरें चला रहे हैं जिससे समाज में, जनता के बीच में कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बने और हम लोग अब शक्ति से इन चीज में कदम उठाने वाले हैं। बीते दिनों एक बात सामने आई थी कि क्योंकि कुछ जो बड़े नेता हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनकी ओर से भी अफवाहें हैं, युद्ध आई गई, उसको लेकर रहेगा जांच होगी या फिर जो नेताओं के संग रहने वाले उनने सोचा, नेताओं ने सोचा कि उनके संग कैसे लोग रह रहे हैं, अगर वो बयान कुछ दे रहे हैं इस तरीके की चीजें बात कर रहे हैं तो उन हिसाब से कार्रवाई करनी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश करण माहरा का कहना है कि आने वाले समय में मजबूत करने के लिए वो गढ़वाल दौरे पर हैं और कहीं न कहीं जो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, उसको लेकर कांग्रेस मजबूत जरूर होगी। राजस्थान के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ इंडिया।
और कांग्रेस विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने खुद के भाजपा में जाने की खबरों का खंडन किया है। प्रीतम सिंह ने कहा है कि मेरे खिलाफ भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। वहीं हाल ही में प्रीतम सिंह के भाजपा में जाने को लेकर चर्चाएं तेज हुई हैं, जिस पर प्रीतम सिंह समेत पार्टी के बड़े नेताओं ने प्रेस वार्ता कर सफाई दी। प्रीतम सिंह ने कहा कि उनके खिलाफ भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। प्रीतम सिंह ने कहा है कि उनके पिता गुलाब सिंह 8 बार विधायक रहे हैं और कांग्रेस की सेवा करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो खुद भी 6ठी बार विधायक बनकर आए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ लगातार भाजपा में शामिल होने का भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। प्रीतम सिंह ने कहा कि वो इन भ्रामक प्रचार करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि वो ऐसे भ्रामक प्रचार से आहत हुए हैं। प्रीतम सिंह ने कहा है कि यदि वो किसी पार्टी में जाएंगे तो छिपकर नहीं जाएंगे, यदि उन्हें किसी पार्टी में जाना होगा तो वो छिपकर नहीं जाएंगे। कुछ दिनों से देखा समाचार पत्रों में भी और खासतौर से जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं, उन्होंने मुझसे भी संवाद स्थापित किया और जो उनकी जिज्ञासा थी मेरे बारे में, वो प्रश्न उन्होंने मुझसे पूछे और मैंने शायद संभवतः आप सबसे कहा कि मैं कांग्रेस का विधायक चुनकर के आया हूं और इस कांग्रेस को मेरे स्वर्गीय पिता गुलाब सिंह जी ने 8 बार विधायक बन करके अपना योगदान देने का काम किया। उत्तराखंड हाईकोर्ट में 2022 में हुए विधानसभा के चुनाव में विजयी बीएसपी प्रत्याशी सरवत करीम अंसारी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मंगलौर विधायक समेत सभी 10 प्रत्याशियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। बता दें कि मंगलौर के पूर्व विधायक काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कहा है कि मौजूदा विधायक सरवत अंसारी की ओर से विधानसभा 2022 के चुनाव में जो शपथ पत्र पेश किया गया, उसमें उन्होंने कई तथ्य छुपाने के साथ ही अपनी संपत्तियों का सही ब्यौरा पेश नहीं किया। विधानसभा के चुनाव को लेकर मैं कोर्ट आया हूं। जो वहां प्रत्याशी बसपा के प्रत्याशी विजयी हुए थे, उनकी लगातार झूठ बोलने की आदत उनके शपथ पत्र में झलक रही है और शपथ पत्र में जितनी भी बातें उन्होंने कही हैं वो लगभग सभी झूठ हैं, चाहे उनके मुकदमों को लेकर हो, चाहे उनके कर्ज को लोन को लेकर हो, या उनकी संपत्तियों को लेकर हो, उनकी धर्मपत्नी की संपत्ति को लेकर हो, इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर हो। तो सभी बातें उन्होंने लगभग सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, सभी को लेकर उन्होंने गलत बयानी की है और उनकी गलत बयानी को लेकर हम यहाँ हाई कोर्ट में हमने इलेक्शन पिटीशन फाइल की है, जिसको माननीय अदालत ने एडमिट कर लिया और जितने प्रत्याशी वहाँ चुनाव लड़ रहे थे सभी को नोटिस जारी करती हुई विधानसभा के चुनाव। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग बेकाबू हो चली है। वनों में लगने वाली आग अब शहरी इलाकों तक पहुंच रही है। कुमाऊं हो या फिर गढ़वाल, दोनों ही मंडल में आग जमकर तांडव मचा रही है। अब सरकार ने नई व्यवस्था करते हुए जिलाधिकारी को भी जंगलों में लगी आग से निपटने के लिए अधिकृत कर दिया है। जिलाधिकारी अब जिले के वन विभाग की टीमों के साथ मिलकर आग पर काबू पाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही विभाग का एक ऐसा स्टाफ जिनके इलाकों में जंगल नहीं चल रहे हैं या कम आग है, वहां का स्टाफ अधिक अग्नि वाले स्थानों पर भेजा जाएगा। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधिकारी का फंड भी वन विभाग के कामों में आग बुझाने के लिए इस्तेमाल हो सकेगा। इसके साथ ही तहसील का स्टाफ भी इस काम में लगाया जाएगा। लगातार विभाग सरकार अलर्ट है और लगातार इसमें पूरे डीएफओज और चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट, कंजर्वेटर हॉफ और स्वयं मैं भी ये पल पल की खबरों के लिए हमने लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें पल पल की खबरें आती हैं और उस हिसाब से मॉनिटरिंग की जाती है। प्रदेश में पहली बार फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए हमने जिलाधिकारियों को भी इसमें अब सम्मत किया है और सारे डीएफओ जिलाधिकारी के साथ कोऑर्डिनेशन से फॉरेस्ट फायर को लेकर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी इस्तेमाल कर सकेंगे, ताकि राजस्व कर्मी जो कि काफ़ी तादाद में रहते हैं जिलों में, उनकी मदद भी ली जा सके और वक्त पड़ने पर
अगर अचानक इमरजेंसी है तो अनटाइड फंड से भी पैसा उसको दिया जा सके ताकि फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल किया जा सके। दूसरे लगातार रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। इसी तरह एक बार फिर एक वीडियो के कारण गौरव गोयल चर्चाओं में हैं। मेयर गौरव गोयल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मेयर कुछ पार्षदों के लिए विवादित बयान दे रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब मेयर और पार्षदों के बीच विवाद और ज्यादा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। वीडियो में मेयर कुछ पार्षदों को लुच्चा बताते हुए कह रहे हैं कि वो इन लुच्चों के बीच फंस गए हैं। इसके बाद मेयर कहते हैं कि कुछ पार्षदों की स्थिति इतनी खराब है कि वो 1000-2000 रुपये भी लेने के लिए तैयार रहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि 3 पार्षद ऐसे हैं जो कुछ पार्षदों के लिए लेन देन का कार्य करते हैं। बोर्ड की बैठक में एक विवादित लीज की संपत्ति का प्रस्ताव भी पास किया गया है। इस वीडियो में मेयर विवादित लीज की संपत्ति को लेकर कुछ पार्षदों में पैसे बांटे हैं, ऐसे भी कहते हुए वो सुने जा सकते हैं। हंगामे में सिर में दर्द हो गया। कभी हमारे पिताजी ने दादाओं ने ऐसा काम करा तो इनके लुच्चों के बीच में फंस गया। वास्तव में इतनी बुरी स्थिति है इनकी पार्षदों की, कुछ पार्षदों की तो 5000, 2000, 500, 1000, 2000 रुपये इस कदर पकड़ने के लिए तैयार हैं। कल वहाँ पैसे बटे होंगे रात, वो तो आप अभी आरोप लगाओगे। कल रात वहाँ पैसे बटे होंगे, आज आगे देखो सुबह क्या हालनामा करना। 2-3 पार्षदों की तो इतनी बुरी स्थिति है तो उसमें विवेक चौधरी हो, धीरज पाल हो, राकेश गर्ग हो, ये पैसे लेने का डीलिंग सारे काम ये करते हैं। ये अध्यक्ष है, पार्षदों के अध्यक्ष है, पैसे लेन देन डीलर है मेन। विवेक और धीरज और राकेश ये मेन डीलर हैं। शुगर मिल डोईवाला में पिछले कई दिनों से हजारों रुपए का गन्ने का रस नाली में बह रहा है, लेकिन मिल प्रबंधन की ओर से इस ओर कोई ध्यान न देने के चलते मिल को काफी नुकसान होने की आशंका है। हालांकि इस मामले में अधिकारी कई तरह के तथ्य दे रहे हैं, लेकिन सूत्रों के अनुसार सच्चाई ये है कि विगत कई दिनों से ये रस इसी प्रकार नाली में बह रहा है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। जहां कुएं तक में इसको देखा जा सकता है, वहीं मिल की रिकवरी पर भी इसका असर हो रहा है। वो चीनी बह के नाली में जा रही है ऐसे तो मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, लेकिन हमारे जो पंप्स रहते हैं जो चीनी को उठाते हैं और उसको साफ़ करते हैं, उनकी पैकिंग समय समय पे बदलनी पड़ती है और उनसे कभी कभी लीकेज होता है। उस लीकेज के से वो बाहर नाली में ना जाए तो हम उसके लिए गड्ढे बना रखे हैं, जिसको हम मैनुअल फिर वापस उन्हीं में इनलेट में डाल देते हैं पंप के। लेकिन कभी कभी यदा कदा ऐसा हो जाता है कि मैन पावर की कमी की वजह से कि वो साथ में जो उसको गर्म पानी का टावर लगाया चीनी को साफ़ करने के लिए, उसके साथ मिल के थोड़ा बहुत मीठा पानी ओवरफ्लो होके चला जाए, लेकिन वो कभी कभी होता है, निरंतर नहीं होता। और इस तरह का वेस्टेज रोकने के लिए हम भरसक प्रयास करते रहते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की सख्ती के बाद एमडीडीए के वीसी ब्रजेश कुमार पंत ने एमडीडीए के अधिकारियों, एसडीएम और सीओ मंसूरी के साथ मसूरी माल रोड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने माल रोड को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए अधिकारी को निर्देश दिए हैं। एमडीडीए वीसी ने मसूरी माल रोड पर व्यवस्थाओं को देखकर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नगर पालिका द्वारा अनियोजित तरीके से विकास के काम किए जा रहे हैं। पालिका प्रशासन की ओर से माल रोड को व्यवस्थित और सुंदर बनाए जाने को लेकर ठोस नीति के तहत कार्य नहीं कर रहा है, जिससे धन की बर्बादी के साथ लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मसूरी माल रोड को व्यवस्थित करने का एमडीडीए के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। संत ने कहा है कि मसूरी माल रोड में हर 200 मीटर पर शौचालय होना जरूरी है, जिससे कि पर्यटकों को दिक्कत ना हो। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द शौचालय का निर्माण करने के साथ पुराने शौचालयों को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। शौचालय बनने के बाद उसका रखरखाव मसूरी होटल एसोसिएशन को दिया गया है। वीसी एमडीडीए और सभी एमडीडीए के अधिकारी, जल निगम के अधिकारियों ने जो है माल रोड का निरीक्षण किया कि जो सौंदर्यीकरण की जो बात हुई थी उस पर उन्होंने जो है धरातल पे देखा है कि कहाँ पे क्या चीज़ें सुधरनी है। और विशेषकर मैंने वीसी साहब से निवेदन किया है कि जो टॉयलेट फैसिलिटीज़ है मसूरी में वो बहुत ख़राब है और टूरिस्ट यहाँ पर आता है तो उसको जो है लिटरली वॉशरूम के लिए बैक करना पड़ता है। तो उन्होंने अन्य टॉयलेटों के साथ साथ जो पिक्चर की टॉयलेट है उसके लिए भी कहा है कि एमडीडीए इसको दोबारा से बनाएगी ताकि वहाँ पर टूरिस्टों को उसकी सुविधा मिल सके। यही नहीं, जो हमारे बस स्टैंड से जो किंगरे की रोड है उसके बीच में भी मैंने निवेदन किया है कि आप जो है यहाँ पर एक टॉयलेट बनाएं। और यही नहीं, यहाँ पर एसडीएम साहब और पुलिस के जो सीओ हैं और अन्य अधिकारी यहाँ पर आए थे और जो भी बॉटलनेक है वो उनसे टैक्सी यूनियन से इनसे बात कर कोई ऐसा हल निकालेंगे जिससे कि जो है समस्या का समाधान हो सके। प्लान ये है कि मसूरी एक बहुत पुराना शहर है और
हमारी धरोहर है, ना ही प्रदेश की, पूरे देश की धरोहर है। इसमें जहाँ इसमें दिखाई दे रही है कि कुछ कमियां हैं या पैचेज हैं, कोई चीज़ें हैं, उनके रिस्टोर करने की बात है, उस पर हम ध्यान दे रहे हैं और इसको और थोड़ा स्पेसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे थोड़ा खुला खुला दिखे और पब्लिक फैसिलिटीज़ जितनी हम दे सकते हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मुझे लगा कि थोड़े वॉशरूम्स और होने चाहिए, खासकर वुमेन वॉशरूम या लेडीज़ टॉयलेट ज़रूर होने चाहिए, उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं कि हर 500 मीटर पे कोशिश कर रहे हैं कि वो सुनिश्चित हो कि वो हो जाए। थोड़ी ग्रीनरी और बढ़े, थोड़ा जहाँ गंदगी दिखाई देती है जैसे टूटे हुए डस्टबिन हैं, ट्री गार्ड्स हैं, बेंचेज़ हैं, पोल्स हैं, इन सबको जितना हम स्पेस दे सकते हैं, जितना हम बढ़िया बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, उस तरफ प्रयास। हरिद्वार में देवभूमि पूर्व सैनिक कल्याण समिति के 12वें वार्षिकोत्सव में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि पूर्व सैनिक होने के नाते कि मैं किसी भी सैनिकों के कार्यक्रम को मिस नहीं करता, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दीपावली सैनिकों के साथ बॉर्डर पर मनाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने हमारे प्रदेश का मुखिया भी एक सैनिक के बेटे को ही बनाया है। इसी का नतीजा है कि विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, पूर्व सैनिकों ने भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने यह बताया कि हमारे द्वारा सैनिक कल्याण को लेकर विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। हमने अपने शहीद हुए जवानों को परिवारों की धनराशि 10 लाख से बढ़ाकर 35 लाख की है और विभिन्न तरह के सैनिक कार्य, कल्याण कार्य हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। हमने हर जिले में एक नोडल अधिकारी पूर्व सैनिकों की समस्या सुनने के लिए बनाया है। साथ ही देहरादून में बन रहे सैन्य धाम का मुख्य प्रवेश द्वार हमारे देश के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने का फैसला लिया गया है। नहीं, अगर सैनिक के सम्मान की चिंता करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर आपने देखा होगा, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर दिवाली मनाता है तो सैनिकों के लिए मनाता है। हमारे प्रदेश का मुखिया एक सैनिक पुष्कर सिंह धामी दिवाली मनाने सैनिकों के लिए जाता है, अन्य त्यौहार मनाते हैं। और मैं तो पूर्व सैनिक ही हूँ, मेरी तो एक और जिम्मेदारी बन जाती है। और इस चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो, यहाँ के पूर्व सैनिकों ने भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। नहीं, रुद्रप्रयाग में चारधाम यात्रा मार्ग के अलावा रुद्रप्रयाग जनपद के हजारों की आबादी को जोड़ने वाला मोटर पुल जर्जर हालत में है। अलकनंदा नदी पर बना ये पुल भारी वाहनों के गुजरने से कांपने लगता है। साल 2013 की आपदा में भी पुल को काफी क्षति पहुंच चुकी है, लेकिन आज तक पुल का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है। ऐसे में इन जर्जर पुल पर किसी हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। बता दें कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के ऊपर कई दशकों पहले निर्मित मोटर पुल मौजूद है। ट्रीटमेंट के अभाव में ये पुल जर्जर हालत में पहुंच चुका है। भारी वाहनों के चलते इस पुल को हिलते हुए देखा जाता है। करीब 50 मीटर लंबे इस पुल को 16 से 17 जून 2013 की आपदा में भी काफ़ी नुकसान हुआ था। पुल पर एक बार फिर से वाहन चलने के निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन पुल पर एक साथ कई वाहन गुजरते हैं, जिससे पुल की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। वैकल्पिक पुल उपलब्ध नहीं होने के कारण इसी पर ट्रैफिक चल रहा है, परंतु दोनों ओर ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए पुलिस के जवान मौजूद रहते हैं और एक एक करके गाड़ियों को वहां से निकलवाया जाता है। दिनेशपुर में स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2022 के तहत नगर पंचायत प्रशासन की ओर से नगर के विभिन्न वार्डों में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत पर्यावरण मित्रों ने वार्ड नंबर 4 में सफाई अभियान चलाया और इस दौरान वार्ड की गलियों में सड़कों के किनारे उगे घास और झाड़ियों की सफाई की गई। नालियों की सफाई के साथ कीटनाशकों का छिड़काव भी किया गया। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी सरोज गौतम ने कहा है कि पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के साथ साथ गर्मी को देखते हुए नगर में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उनका कहना था कि यह अभियान हर वार्ड में चलेगा। और गरदपुर के थाना परिसर में लावारिस वाहनों की निरस्तीकरण का काम चल रहा है। 29 अप्रैल को वाहनों की नीलामी होगी। इसके लिए 4 सदस्य कमेटी का गठन कर लिया गया है। इसमें SDM गदरपुर, CO बाजपुर, RTO रुद्रपुर और थाना परिसर से स्टाफ मौजूद रहेगा। लगभग 14 वाहनों की नीलामी किया जाना प्रस्तावित हुआ है। वर्तमान में जनपद भर में लावारिस वाहनों की के निस्तारण का अभियान श्रीमान SSP महोदय द्वारा चलाया जा रहा है। इसी क्रम में हमारे थाने के 24 जो लावारिस वाहन हैं, जिसमें 7 चौपहिया वाहन हैं और 17 दुपहिया वाहन हैं, तो इनकी नीलामी की तिथि 29 अप्रैल की नियत की गई है।
हरिद्वार में साधु संतों ने चारधाम यात्रा बिना प्रतिबंधों के आयोजित होने की उम्मीद जताई है। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर महंत कैलाशानंद गिरी ने यह कहा है कि 2.5 सालों में चारधाम यात्रा बाधित रही, लेकिन इस बार यात्रा कुशलतापूर्वक संपन्न होगी। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड आने वाले यात्रियों की कुशलता के लिए उत्तराखंड सरकार बेहतर व्यवस्था करेगी। वहीं उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी चारधाम यात्रा के लिए बेहतर व्यवस्था करने का दावा किया है और कहा कि यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को सड़क, पानी, शौचालय जैसे मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। वे जल्द ही इस संबंध में उत्तराखंड के सभी नगर निकायों के अधिकारियों की बैठक भी लेंगे। हमें लगता है चारधाम यात्रा को लेकर के सरकार इस बार बहुत सक्रिय है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और नगर विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी और हमारी पूरी उत्तराखंड सरकार चारधाम को इस बार प्राथमिकता पे रख रही है, क्योंकि 2-2.5 वर्षों से 3 वर्षों से ये यात्रा प्रमुख रूप से नहीं हुई। मुझे लगता है यह यात्रा सकुशल हो और यात्रा की कुशलता यात्रियों से है, तो यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ यात्रा कुशलतापूर्वक सरकार कराएगी। मुझे सरकार पे विश्वास है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में MIC के कार्यक्रम में शिरकत करने वो पहुंचे, जहां उनका जमकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। कार्यक्रम के पश्चात मुख्यमंत्री बल्ला इंटर कॉलेज मैदान से देहरादून के लिए रवाना हो गए। और फिलहाल इस बुलेटिन में